बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अलवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में मुज़ाकरात और एहतजाज की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है, जिनको कहा गया है कि वो मुज़ाकरात करें, लेकिन अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाएगी। लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन उमर अयूब खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनकी कमेटी तश्कील पा चुकी है। जिन्होंने हमसे मुज़ाकरात करने हैं उनके लिए हम मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि वो हुकूमत से भी मुज़ाकरात करेंगे, यानी बॉल अब गवर्नमेंट के कोर्ट में है। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह, आज उन्होंने पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से हुकूमत का हमारे साथ बातचीत तय हो गई थी, ताहम अभी तक ये मामला जो है वो इल्तिवा का शिकार है। सदर मुमलिकत की जानिब से बिल पर दस्तखत नहीं हुए, इस पर खासे सीखपा दिखाई देते हैं। और उन्होंने आज के जलसे में ये ऐलान किया कि 16 या 17 दिसंबर को मुतफ़िका फैसला करेंगे, जब मदारिस का इजलास होगा, कि इसके हवाले से क्या लाएअमल होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आज मुस्लिम लीग नवाज के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से कहा कि वो मौलाना फजल रहमान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करने के लिए तमाम इक़दामात उठाएं। पॉलिटिकल चैलेंजेस दरपेश हैं हुकूमत को, इस हवाले से बात करेंगे। फिर अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज मीडिया टॉक की और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिविल नाफरमानी तहरीक है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जैसे इनकी 24 नवंबर की फाइनल कॉल फेल हुई थी, नाकाम हुई थी, इसी तरह ये जो फाइनल कार्ड है, आखिरी पत्ता, ये भी कामयाब नहीं हो पाएगा। दूसरी जानिब फैसल वाडा साहब जो सेनेटर हैं वो हमें खासे मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। आज एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने मुल्क की सियासत में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर की जो बात की जा रही है सिविल नाफरमानी की, वो भी उसकी हवा भी निकल आएगी। ताहम उनका यह भी कहना था कि बानी चेयरमैन पीटीआई का जहां मैंडेट है उसे तस्लीम करना चाहिए। एक तो हम मुल्क की सियासत में बात करेंगे, फिर प्रोग्राम के दूसरे से हम गुफ्तगू करेंगे। शाम में एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली आई है। बशारुल असद साहब की 24 साला जो दौरे इख्तिदार था वो खत्म हो गया है, और जो उनके खिलाफ मुखालफीन मुजामती ग्रुप है उन्होंने दमिश्क समेत जो दीगर आम शहर हैं उनका कंट्रोल संभाल लिया है। ये जो बड़ी सियासी तब्दीली आई है, इसके शाम की सियासत पे, शाम की सूरत हाल पर और बिलअमूम जो मशरिक वस्ता की सूरत हाल पे क्या असरात मुरतब होंगे, ये हम प्रोग्राम के दूसरे से में जानेंगे। तो प्रोग्राम के पहले से में जिन मरूफ सियासतदानों ने हमें ज्वाइन किया उनका तारुफ आपसे करा देते हम करें। राना एहसान अफजल खान साहब वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, स्काइप वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन के सेंटर हमायूं मोहम्मद साहब ने, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, आपका बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। इस वक्त आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक चैलेंज आ रहा है दोबारा से सिविल नाफरमानी तहरीक का, लेकिन उससे कबल उमर अयूब साहब ने आज पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी बन गई है, हुकूमत हमसे अगर मुज़ाकरात करना चाहती है तो हमसे राब्ता करें। पहले तो मैं चाहूंगा इस पे बताइएगा, हुकूमत किस तरह डील करेगी ये जो अल्टीमेटम भी है, साथ में मुज़ाकराती टीम भी बन चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अनवार साहब। देखिए बात यह है, अभी एक फाइनल कॉल दी गई और बेलारूस के सदर जो है उनका डेलीगेशन पाकिस्तान में था और मुल्क को यरगमाल बनाया गया, कैपिटल को यरगमाल बनाया गया, और एक फ्लॉप जो फाइनल कॉल थी वो फ्लॉप कॉल हुई। देखिए ये नहीं हो सकता कि एक जमात बार बार अल्टीमेटम दे और मुल्क को ब्लैकमेल करे, रियासत को ब्लैकमेल करे और थ्रेट करे कि अगर आप हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तो फिर हम जो है वो मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे। बेलारूस का सदर आएगा तो उसको सैबोटाज करेंगे, अगर IMF का मुआहदा है तो उसको खत लिख के सैबोटाज करेंगे। कब तक ये चलेगा? देखें ये अब मामला, इसको हम रद्द करते हैं। ये ब्लैकमेल, ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने की धमकियां, इनको हम रद्द करते हैं। कोई हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे धमकियों के साथ और आप कहेंगे हमारी ये शराइत है, आप मानेंगे, ये करेंगे तो फिर हम, आपने बातचीत करनी है, हमारे दरवाजे खुले। अच्छा, हम बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क को यरगमाल बनाएं और फिर आप कहें कि जी हमारे प्रेशर में आके आप बातचीत करें। ऐसे बातचीत नहीं होती और ना ऐसे हम बातचीत करें। ठीक है, तो क्या आप लोग पहले भी एक फाइनल कॉल फ्लॉप कॉल निकली, किसी ने नहीं आपकी बात सुननी, आप एक्सपोज हो चुके हैं एज ए इंतशारी टोला,
आपके जो मकासद हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। आप कभी ऐसी कॉल नहीं दे सकते कि जो मुल्क के मफाद में हो। कभी आपने ऐसी बात नहीं की जिससे मुल्क को नुकसान ना पहुंचाओ, चाहे आपने सऊदिया शरीयत खत्म करने वाली बात हो और आप शरीयत के ठेकेदार हो, या आप जो है वो चाइनीज सदर का विजिट हो, कुछ भी हो, आपकी हर काविश जो है वो मुल्क की मफादात के खिलाफ है। तो ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। ओके, हम इस ब्लैकमेलिंग को रद्द करते हैं। आपने सुन लिया सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, राना एहसान अफजल साहब जो प्राइम मिनिस्टर साहब के कोऑर्डिनेटर हैं, वो कह रहे हैं ब्लैकमेलिंग के साथ हम मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठेंगे। हाँ, अगर बगैर शराइत के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो फिर उसके लिए हम मुज़ाकरात करेंगे, नहीं मतलब ब्लैकमेलिंग के तहत नहीं होगी। अगर मुज़ाकरात करो, मुतालबात मानो, वगरना सिविल नाफरमानी तहरीक। क्या कहेंगे हमायूं साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह है अनवर साहब, पहले तो मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, अलबत्ता मुझे राना साहब की आवाज क्लियर आ रही है। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर वॉइस। हैविंग सेड दैट थिंग, मैं आपकी बात किसी हद तक समझा हूं। देखिए, इस तरह ये है कि अगर तो राना साहब ये इस रेफरेंस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को रेफर करते हैं कि शरीयत का ठेकेदार, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो शरीयत खत्म करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें फख्र होना चाहिए कि अगर कोई हमें शरीयत का ठेकेदार कहे। ये तो बड़े फख्र की बात होगी कि अगर मुझे कोई शरीयत का ठेकेदार कहे, मैं उस पे खुश हूंगा बनिस्बत इसके कि शरीयत खत्म होने की बेसिस पे कोई मुझे कहे कि यार तुम तो शरीयत खत्म करने वालों के साथ हो। तो वो तो मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बता दूं, मेरे दिल में ये बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बता देगा कि इन लोगों की इन लोगों की स्टैंडिंग क्या है, एक्चुअली ये लोग क्या है। ये लोग जो 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 भिखारी होते हैं ना, उनको किसी चीज से कोई, किसी उसूल से, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। अब रही बात, इन्होंने कहा कि हमसे बात करें, तो हमने कहा कि ठीक है। देखिए, उसूल ये होता है कि आप कोशिश करते हो कि जो जो मालिक होता है आप उनसे बात करो, लेकिन अगर मालिक कहते कि यार ये मेरे जो है ना, मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव है, आप इनसे बात कर लो, तो ठीक है। हमने कहा है कि हम ये एक कमेटी बना रहे हैं, इस कमेटी में हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं दो बेसिक पॉइंट्स। एक पॉइंट है, और ये दोनों बड़े जायज पॉइंट है। एक पॉइंट है कि जो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करो। हम ये नहीं कह रहे उनके केसेस खत्म करो, हम कह रहे उनको रिहा करो। ठीक है। और उसके बाद एक जुडिशियल कमीशन जो कि अनबायस्ड जजेस के ऊपर हो, 2-3 जज, 1 जज, 2 जज, 3 जज, जो कि इंडिपेंडेंट माइंड वाले हो। ये जो वो जजेस जिनको आप लोग अपॉइंट किया और जिनकी कोई क्राइटेरिया नहीं थी अपॉइंटमेंट की कि किस क्राइटेरिया पे अपॉइंट किया गया, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में लिखा है कि एक तो आपको पता है 26वीं तरामीम के ऊपर कोई पता नहीं कितने केसेस हुए उसकी वैलिडिटी पे कि ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता, तो उसको तो पहले तो सुनना पड़ेगा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ये इसलिए नहीं सुन सकता कि ये उस 26वीं तरामीम की पैदावार है। तो जो पैदावार है जिस आइन की, उसके खिलाफ वो खुद नहीं सुन सकते। लेकिन मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं सर कतरा कलामी के लिए माजद याही अफरीदी साहब, वो आपकी इस राय से इख्तिलाफ रखते हैं। 35 के लिहाज से मेरी आवाज जा रही है हमारी साहब, आपके पास आ रही है सर? हमारी साहब मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही। चले मैं दोबारा सर आपके पास लौट के आते, आपको नुक्ता आ गया था। मैं राना एहसान साहब, सर आपने सुन लिया, उनका जो हमारे मुतालबात हैं दो, उन पे गौर करने की जरूरत है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, ठीक है, आप क्या आपका अपना पर्सपेक्टिव है पीटीआई के बारे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप लोगों के बारे में अपना पर्सपेक्टिव है जो सेनेटर हमायूं साहब ने कहा, लेकिन जो मुतालबात हैं उनके हवाले से आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनके केस मत हम खत्म करें, लेकिन उनको जमानत पे रिहा कर दिया जाए, और दूसरा जुडिशियल इंक्वायरी हो, शफाफ तहकीकात हो 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की। लेकिन सबसे पहले तो मैं थोड़ी करेक्शन कर लूं, आपको शरीयत का ठेकेदार कोई नहीं कह रहा, आप अपने मुंह से ये कह रहे हैं। और आप जो हमारे बेहतरीन दोस्त हैं उनके आप एक झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि वो शरीयत खत्म करने जा रहे थे। तो ये तो मैं आपकी करेक्शन कर दूं कि आप गैर जानबदार और झूठे इल्जामात दोस्त ममालिक पे लगाते हैं, जो कि बड़ा खतरनाक है। इसके ऊपर आपको खुश नहीं होना चाहिए। यही तो मसला है कि आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, पता नहीं, या आपको जान के आप भूल जाते हैं या भोले बन जाते हैं, या जो भी मामला है। अब आपका जो सवाल है अनवार साहब, देखें बात ये है
कि इनकी बात कौन सुन रहा है। जब आप इंतशार इस मुल्क में फैलाएंगे, 150 पुलिस वालों को जख्मी करेंगे, पुलिस वालों को शहीद करेंगे, रेंजर्स को शहीद करेंगे, और फिर आप कहेंगे कि हमारे मुतालबात माने, या हम जो है वो मुतालबात नहीं मानेंगे तो हम 40 गाड़ियां जला देंगे, जो जलाई आपने, टेर गैसों का इस्तेमाल किया आपने जो है वो, तो कहने का मतलब ये मुतालबात जो है, और ये कमेटी क्या समझती है कि क्या प्रेशर ये हुकूमत पे एग्जर्ट करेगी इस धमकी के तहत कि हम रेमिटेंसेस बंद करा देंगे ओवरसीज के साथ। तो इनकी जो भी शरायत हैं वो हम डिस्कस भी नहीं करना चाहते इस ब्लैकमेल के थ्रेट के ऊपर। और हम तो सर फिर आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? राणा साहब देखिए, एक सियासी तातुल तो बना हुआ है ना। आप तो चाहेंगे कि रेमिटेंसेस, कल भी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब कह रहे थे कि 35 अरब डॉलर के रेमिटेंसेस एक्सपेक्टेड हैं इस करंट फाइनेंशियल ईयर में। साथ में स्टॉक मार्केट को भी अच्छी जा रही है, उसको सस्टेन करना है। आप नहीं चाहेंगे कि सियासी जो डेडलॉक है ये खत्म हो और हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े? सर गवर्नमेंट की तो ये ख्वाहिश होती है ना। नहीं, बिल्कुल ख्वाहिश है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए स्टॉक मार्केट जो है, जिस दिन हमने इस्लामाबाद से ये दुम दबा के भागे, जब ये दौड़े इस्लामाबाद से वर्करों को छोड़ के, तो उस दिन स्टॉक मार्केट ने तो तालियां बजाई सबसे ज्यादा, स्टॉक मार्केट ने तो सबसे ज्यादा खुशी मनाई। तो आपके ख्याल से जो इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है, जो यानी कि नब्स पे बैठा है, वो तो खुश हो रहा था कि इनसे हम ये इस्लामाबाद की इन्होंने जान छोड़ी है और जो इंतशार फैलाने जा रहे थे वो खत्म हुआ है। तो आपके ख्याल से इनकी कॉल के ऊपर ये किसी ने एक ढेला भी जो है वो पाकिस्तान भेजने से रोक देना है अपने रिश्तेदारों को, जो वो भेजते हैं पैसे। आपका तो ये तो इनकी देखे ये तो इनकी एक इनकी नीयत एक्सपोज हो गई है कि ये मुल्क के किस तरह मुल्क के मुखालिफ सोचते हैं। ओके, अब मैं मफादात के मुखालिफ सोचते हैं। जी सेंटर साहब, मेरी आवाज आ रही सर आपको? हमारी साहब, हमारी साहब, मेरा सर सवाल ये था आपसे कि आपने जवाब तो सुन लिया होगा, मैं सवाल भी साथ में करता जाऊं। सर ये जो फाइनल कार्ड खेला जा रहा है, जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, मैं पढ़ रहा था, बस खैर मैं इसका शाहिद भी हूं क्योंकि उन 2014 30 अगस्त को भी सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दी थी, वो चल नहीं सकी थी। बिल भी देना शुरू कर दिए थे, खुद बानी चेयरमैन पीटीआई ने भी बिल दिया था। इसके अलावा जो है रेमिटेंस जो है उन पे भी कोई खातिर खा जो इसका इम्पैक्ट नहीं आया था। तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, ये जो दी गई है इस पे मुशावरत की गई है? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब भी बैकफुट पे नजर आए जब उनसे सवाल हुआ सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से। तो आपका करेक्शन ठीक है और अपोजिशन की तरफ आपका करेक्शन बहुत खराब है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम इसका कोई टेक्निकल रीजन हो सकता है, इसमें मेरी कोई, ये राणा साहब हंस रहे, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। आप मेरी बात सुन लें, सवाल को छोड़ दें, मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले ये था कि जो बातें हुई थी उसमें कोई सऊदी अरब का नाम नहीं लिया गया था। इन लोगों ने खुद उसका तस्करा सऊदी अरब का, इन्होंने उसमें कहा था कि ये सऊदी अरब है, उसमें कोई सऊदी अरब का नाम नहीं लिया गया था। उसमें एक जनरल बात की गई थी, उस जनरल बात को इन लोगों ने खुद किया था। नंबर 2, चालाक दुश्मन से बेवकूफ दोस्त ज्यादा खतरनाक होता है, और ये वो बेवकूफ लोग हैं जिनको इस मुल्क में डाला हुआ है। ये वो बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को 1985 से तबाह करते आ रहे। ये इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं और इसके अलावा इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। जब तक आप इनको राउट करके इस मुल्क से निकालोगे नहीं, ये याद रखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने जब 1990s में इन लोगों ने मोटरवे बनाई थी तो 1993 में इन्होंने यूके में प्रॉपर्टीज लेनी शुरू कर दी थी। इनकी सर हम बहुत डाइग्रेस हो रहे हैं अपनी टॉपिक से। रजिस्टर्ड हुए 1993, 95, 97 के आसपास हुए। जब जब ये हुकूमत में आए तब तक इन लोगों की बिजनेस आने शुरू हो गए। मैं एक और बात बता देता हूँ, जिस तरीके से वो होते ना एक नाजायज औलाद, उस तरीके से ये एक नाजायज हुकूमत है। इन लोगों को कि ना कोई मैंडेट है और ना इनको मैंडेट की फिक्र है। इनकी आप इस किस्म की सोच देखें कि यहाँ पे इन लोगों ने गोलियां चला के लोगों को शहीद कर दिया। 12 तो कंफर्म्ड है, बाकी अभी तकरीबन 148 ऐसे लोग हैं जो कि मिसिंग हैं। मिसिंग का मतलब ये है कि जिनको जेलों में डाला गया उसमें उनका नाम नहीं है और वो पता नहीं चल रहे कहाँ है। वो आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएंगे। और ये उस पर हंस रही है, कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज वाले खुश हो रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती इस किस्म की बात करते हुए? लोगों के घरों में वो लोग उनके किसी का भाई, किसी का बेटा जो है वो शहीद हो गया और आप लोग यहाँ पे खुश हो रहे हो, चाहे वो एक बंदा है, चाहे वो जो भी है। अगर तो आप बिल्कुल सही कहते हो, अगर वहां पे कोई रेंजर्स वाले शहीद हुए या कोई पुलिस वाले शहीद हुए तो बिल्कुल गलत हुआ है। आप उनके वो करते ना, पोस्टमार्टम करते। आपने कहा कि वहां पे एक गाड़ी थी, कोई पीटीआई वाला बंदा था, भाई था, किसका वो था,
उसके नाम से कर रहे थे। आप कर लेते ना पोस्टमार्टम उन लोगों का, पता चल जाता कि गाड़ी वो डाला वाली थी या उससे बड़ी गाड़ी थी, क्योंकि जो वीडियोस है उसमें तो बड़ी गाड़ियां थी, तो आप कर लेते पोस्टमार्टम। ओके, हमारे सब सर आपका नुक्ता आ गया था, दोबारा मैं लौट के आपके पास आऊंगा। मैं चाहूंगा मेरा आपसे कलेक्शन भी बहाल हो ताकि मैं आपको कुछ सवाल करने की भी पोजीशन में हूं। राणा साहब, आपने सुन लिया जो उनके मौकफ है सेनेटर हुमायूं साहब का, वो आपके सामने आ गया। मेरा सवाल तो वही है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी आपसे मोतरज़ हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिविल नाफरमानी की बात कर रही है। तो बीइंग इन गवर्नमेंट आप तो चाहेंगे कि जो पॉलिटिकल चैलेंजेस आपको दरपेश है इनसे बेहतर अंदाज में आप लोग निपट सके। आप समझते नहीं कि पॉलिटिकल डायलॉग इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, मौलाना साहब के साथ तो पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा है और भरपूर तरीके से हो रहा है, और हम पर उम्मीद हैं कि मौलाना साहब इसके साथ जो हमारे मदारिस बिल के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और वैसे भी देखिए, हुकूमत ने तो बिल सदर साहब को भेज दिया था, तो हुकूमत के तो कोई इतने कंसर्न्स नहीं थे। जो प्रेसिडेंट साहब के कंसर्न्स थे उसके हवाले से बिलावल साहब भी उनसे मिले, आज डिस्कशन भी हुई प्राइम मिनिस्टर की, नवाज शरीफ साहब की, और फिर मेरे ख्याल से ये आने वाले एक आधे दिन में इन चीजों को हम रिजॉल्व कर लेंगे। और फुली इंगेज्ड हैं, डायलॉग कर रहे हैं JUIF से। देखें, JUIF की कोई वायलेंस की हिस्ट्री नहीं है। अब इन्होंने कहा कि आप वो पोस्टमार्टम, तो पोस्टमार्टम किए, जितने भी इन्होंने पुलिस वाले जो शहीद किए और जो इन्होंने रेंजर्स के लोग शहीद किए उनका पोस्टमार्टम हुआ है। उसके अलावा जो 150 पुलिस वाला इन्होंने जख्मी किया पुरतशद्दद इंतशारी प्रोटेस्ट के अंदर, उनके भी मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो लेकिन ये लोग तो लाशों की तलाश में निकले थे। जो अब लाशों पे ड्रामा कर रहे हैं, ये लाशों की तलाश में निकले थे, गोली तो हुकूमत ने चलाई नहीं। बिल्कुल ये अब ढूंढने की जरूरत है कि गोली इनमें से किसने अपने लोगों पे चलाई। तो वो सर वो फिर कैसे ढूंढा जाएगा? सवाल यही है कि जैसे वो जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं कि अपने अभी आपके सामने हमारे मोहम्मद साहब कह रहे थे कि 12 हमारी डेड बॉडी, हमें डेथ्स हुई हैं, बहुत से लोग मिसिंग है। उमर अयूब साहब 200 का फिगर दे रहे थे, आप कह रहे हैं कि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कोई बंदे की हलाकत नहीं। तो कैसे डिसाइड होगा? कोई इंक्वायरी होगी ना इसकी। हवाई नंबर होते हैं, बाद में झूठे साबित होते हैं। और ये 12 में भी जो है वो बुलेट वुंड से कितने फौत हुए, ये सब कुछ अभी देखने को है। इसके ऊपर तहकीक जारी हो चुकी है, स्टार्ट हो चुका है, और इस पे कार्रवाई भी भरपूर तरीके से होगी। तो इनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैफरे किरदार तक सारे वो जो लोग हैं जो इसकी प्लानिंग में, इस इंतशार की प्लानिंग में, इस वायलेंट प्रोटेस्ट की तैयारी में शामिल थे, एक एक का एहतसाब भी होगा, हिसाब भी होगा। हमारे साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सर सेनेटर हुमायूं साहब, हमारे साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा लौट के आते हैं, अपनी बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी और लबनानी बहन भाइयों की मदद में हुकूमत पाकिस्तान का साथ देने की अपील। फ़लस्तीन और लेबनान इस वक्त इसराइली जारहियत का शिकार हैं। ऐसे में जख्मी और बेघर अफराद हमारी फौरी इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुतासरीन के लिए टेंट्स, कपड़े, कंबल और अद्वियात समेत अशिया ख़ुरनोश अतिया करें। आइए इस काविश में हुकूमत के हम कदम बने। मुतासरा बहन भाइयों के लिए बढ़ चढ़कर इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। अपने अतियात और फंड्स दर्ज झैल अकाउंट में जमा करवाएं। मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त को कुचलने के लिए औछे हथकंडे इख्तियार कर रही है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सच को मंजर आम पर लाने की पादाश में सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है और उन्हें झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सहाफ़त पर कदगनों में इजाफा हुआ है। मोदी हुकूमत के ईमा पर NIA और SIA जैसी बदनामी ज़माना एजेंसियां कश्मीरी सहाफ़ियों के घरों पर छापे मार रही हैं। आज़ादी सहाफ़त के बैनुल-अक़वामी इदारों को आज़ाद सहाफ़त का गला घोंटने पर मोदी हुकूमत से
पासपोर्ट्स करनी चाहिए। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी, सर्दियों में बड़ी सहूलत, मगर रात को हीटर और अंगीठी जलाकर सोना जानलेवा साबित हो सकता है। गैस और कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो निहायत जहरीली और बेरंगो बू गैस है। ये आप और आपके अहले खाना की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। सोते वक्त गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी को बंद करके सोएं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। सेनेटर हुमायूं साहब, सर आपसे मैं सवाल करूंगा। राणा साहब के तो नुकात आपने सुन लिए होंगे। कल हमारे शो में सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब थे, आपके ऑनरेबल कुलीग हैं सेनेट में। उनका ही कहना था कि आप लोग जो जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, वैसे तो आप लोगों के जो आम केसेस हैं वो अगले हफ्ते से यानी कमिंग वीक में वो लग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। चाहे 9 मई का केस है, चाहे 8 फरवरी के इंतखाबात का केस है, चाहे बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की जेल मुंतकिली का केस है। साथ में उनका कहना था कि आप लोग पार्लियामेंट्री कमीशन की तरफ भी जा सकते हैं, उसमें सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस होंगे, मेंबरान असेंबली, और उसके ज्यादा ठोस नताइज भी आ सकते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे सेनेटर हुमायूं साहब? देखिए, इस पर यह है कि गवर्नमेंट के या पीएमएलएन के बाद वजीरों ने ऑलरेडी एक दफा मुझे कहा था, ये जब ये 26वीं तरमीम आ रही थी, और मैंने ये बात कामरान मुर्तजा साहब को कहा हुआ है कि इन्होंने कहा था कि जी ये मौलाना फजल रहमान साहब आप लोगों के साथ नहीं होंगे क्योंकि इनकी हमारे साथ डील हो रही है, इन ल्यू ऑफ ये हमें वोट करें, हम इनके मदरसों के बिल पास करवाएंगे। ठीक, ये अब अगर ये बात सच है तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है मौलाना फजल रहमान के ऊपर जो पीएमएलएन वाले लगा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो इनके सेनेटर भी हैं और इनके जो लॉ वाले जो बाज ऐसे लोग हैं जो जिनका ताल्लुक लॉ डिपार्टमेंट से है, वो ये कहते हैं। ठीक है, अच्छा। अब बात आ जाती है, मैं जो आपने बात की कि जिस तरीके से कमीशन में जाना चाहिए, और उसमें देखें इस तरह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का अगर आप खत पढ़ें, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि इन जजेस को जिस तरीके से कमीशन के थ्रू लेकर आए जा रहे हैं, उस कमीशन में एक वाज़े बरतरी है जो एग्जेक्टिव है उनके नॉमिनीज की। प्लस ये है कि उसमें अभी तक कोई नॉमिनेशन मतलब कोई रूल्स नहीं लगे कि इनको किस क्राइटेरिया के लिहाज से जजों को सेलेक्ट किया जाए। सर अब तो वो हो गया ना प्रोसेस। सर उसमें हमारे साहब चीफ जस्टिस साहब, मेरी उस वक्त आवाज नहीं आप तक जा रही थी, ये मामला फुल कोर्ट जुडिशल कमीशन का फुल कोर्ट का उठाया था। जो मौजूदा चीफ जस्टिस है याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने जस्टिस मंसूर साहब की राय से इत्तेफाक नहीं किया कि फुल कोर्ट 26वीं तरमीम का, वो मेरी आवाज चूंकि उस वक्त आपके पास नहीं गई, लिहाजा अब तो यही सिस्टम चल रहा है ना सर। इस सिस्टम में रहते हुए आप लोगों ने अपनी स्पेस क्रिएट करनी है ना। ये सिस्टम गलत है। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, जब राणा साहब कहते हैं ना नुकसान इन चीजों की वजह से हो रहा है पाकिस्तान को। अच्छा, नुकसान इस वजह से होता है कि जब आप एक ऐसे सिस्टम को बीच में चलाने की कोशिश करते हैं कि जिसकी बेसिस ही बायसिज्म के ऊपर हो, जिसकी बेसिस ही इंसाफ के ऊपर ना हो, जिसके बेसिस ही जुल्म के ऊपर हो। पाकिस्तान को अगर आज तक जो नुकसान हुआ है वो इन्हीं चीजों की वजह से हुआ है। आगे कैसे बढ़ा जाए सर? जैसे मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि इसको प्रोसेस को आगे ले जाना है ना। देखिए ये प्रोसेस इस तरीके से आगे चलेगा तो फर्दर नुकसान होगा। इसको ऐसे आगे नहीं जाना चाहिए। दिस इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। अगर कोई मेरी बात नहीं मानता, मुझे पता है वो दिल में मेरी बात मान रहा है, वो जुबान से इसलिए नहीं कहेगा कि वो किसी के जोर की वजह से, किसी को खुश करने की वजह से, या किसी और खुदा के खौफ के अलावा किसी और के खौफ की वजह से वो ये कह नहीं पा रहा।
लेकिन दिल में उसको पता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है। आपके जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको पता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है। लेकिन यही मसला है पाकिस्तान में कि हम लोग ने पाकिस्तान में अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए हमने हर गलत काम किए। हमने नाजायज इख्तिदार लेने के लिए हर गलत काम किया और उसको फिर फरोग देने की कोशिश की है। ठीक है, आज से नहीं है, यह हमेशा से है। जब तक हम इन चीजों को खत्म नहीं करेंगे, इस बेसिक फंडामेंटल फ्लॉड प्रोसेस को नहीं रोकेंगे, उसके लिए भी कानून साजी करना पड़ेगी ना सर, टीवी पे बैठ के। और सर बयानिए से तो नहीं होगा, उसके लिए कोई आपको कानून साजी करनी पड़ेगी ना सर। नहीं 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 सर, ये कानून साजी नहीं है सर। कानून साजी ये जो 26वीं तरामीम के ऊपर जिस तरीके से कानून साजी की गई है, किसी को पता नहीं है क्या है, कोई डिबेट नहीं हुई है, कोई ना मैंने डिबेट की है, ना नेशनल असेंबली में किसी ने डिबेट की है, ना किसी और ने डिबेट की है। उठा के 6 बंदों को बार बार हम 26वीं तरमीम पे चले गए, लेकिन बार के हमारा मौजू है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो जो आप लोगों ने फाइनल कार्ड खेले, उसका क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए इस तरह है, मुझे एक बात बताएं, इस किस्म की चीजें हो जिससे मतलब अवाम ज्यादातर वो लोग जिन्होंने वोट दिए हैं, उन सब लोगों को आप लोग कहते हो कि भाई हम तुम्हारी बात नहीं मानते। अच्छा, इनको ये ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा रेमिटेंस लेने के लिए ये सब कुछ तैयार है, लेकिन उनको वोट देना ये नहीं चाहते। वो तो सर एक अलग डिबेट है। वैसे रेमिटेंसेस लोग अपनी फैमिलीज को भेजते हैं। देखिए वो डिबेट नहीं है सर। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। ये सारी चीजें लाजिम और मलजूम है। आप ये नहीं कह सकते कि यार तुम्हारे नाक बंद है तो तुम टेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपका नाक बंद हो आपका टेस्ट भी खराब हो। चलिए अब सर देखते हैं कि वो जो माजी में आपकी सिविल नाफरमानी की तहरीक थी वो तो कोई कामयाब नहीं हुई, उस पर क्या बनता है। लेकिन सर लास्ट वर्ड, राना एहसान साहब आपने गुफ्तगू सुनी, जो उनका पॉलिटिकल एनालिसिस है उस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए इनका पॉलिटिकल एनालिसिस, जो काम इन्होंने अदालतों से करना है वो ये सड़कों पे करना चाहते हैं। जो 26वीं आईनी तरमीम जिसके अंदर ये खुद शामिल गुफ्तगू थे और स्पेशल पार्लिमानी कमेटी में हर किस्म की तजवीज सवाल जवाब दे रहे थे, सिर्फ जब खान साहब ने कहा कि अब हमने इसका हिस्सा नहीं बनना तो इन्होंने वॉकआउट कर दिया। तो ये तो देखें किसी कम्युनिकेशन या पार्टिसिपेशन या अपने जो हरीफ हैं सियासी उनके साथ एज ऑपोजिशन नहीं बैठ के काम कर सकते। ठीक है, ये एक ही एजेंडे पे हैं जो मुल्क दुश्मन एजेंडा है कि मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। मुझे बताएं कि ये जो नाफरमानी की सिविल नाफरमानी है, इससे क्या PMLN को कोई जाती नुकसान होगा? ये तो मुल्क को नुकसान वो कहते हैं आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का राइट नहीं देते तो उनके रेमिटेंसेस पे इतना इन्हिसार क्यों है? अभी आप सुन रहे थे हुमायूं साहब को। तो आ जाए उसके लिए बैठते हैं कि उनके वोटिंग राइट्स का क्या करना चाहिए, दुनिया में क्या बेस्ट मॉडल्स हैं, कर लेते हैं बात। लेकिन ये तो नहीं ना कि आप ब्लैकमेल करें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे और अगर ये हमारी बात ना मानी तो हम ये मुल्क को बंद कर देंगे। तो जब आप ऐसी बातें करेंगे तो आपसे कोई बात नहीं करेगा। बल्कि अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो कानून और स्टेट अपनी रिट कायम करेगा और इस चीज की मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क को ठीक है सर, आप बेगम मुल्क को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं जाएगी। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपका, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब आपका। व्यूअर्स देखा कि इस वक्त भी स्टैंड ऑफ है। अब देख रहे हैं कि जो हुकूमत और अपोजिशन है क्या वो वन स्टेप बैकवर्ड करती हैं और जो पॉलिटिकल सोल्यूशन है उसकी तरफ बढ़ती हैं, क्या मुज़ाकरात का रास्ता, क्योंकि ये हमारे इस वीकेंड का आखिरी प्रोग्राम है। जब हम कमिंग फ्राइडे को आ रहे होंगे तो क्या वो जो 12-13 की बात हो रही है उससे पहले मुज़ाकरात कर लें, कोई पेशरफ्त होगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे होंगे कि वहाँ जो तब्दीली आई है उसके क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे शाम में जो एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली आई है। बशर अल असद साहब की हुकूमत, उनका दौरे इक़्तिदार 24 साल बाद ख़त्म हो गया है। इसके क्या खित्ते और शाम पर असरात मुरतब होंगे, उसके लिए हमें ज्वाइन किया है एजाज़ अहमद चौधरी साहब ने। साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब। बताइएगा, बशर अल असद की हुकूमत के ख़िलाफ़ तो 2011 से एक मुज़ामत हो रही थी, लेकिन इन 13 सालों में कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। अब ये अचानक एक ही हफ्ते में उनके इक़्तिदार का खात्मा और जो मुखालफीन का बागी ग्रुप है उनका दमिश्क समेत जो अहम शहरों हैं उन पे कंट्रोल संभाल लेना, आपके लिए भी एक सरप्राइजिंग सूरत हाल है एजाज चौधरी साहब, या आपको ये राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ रही थी? नहीं, सरप्राइज तो है, क्योंकि बशर अल असद का बहुत कंट्रोल था जी। और लगता नहीं था कि इतनी तेजी से इतनी बड़ी तब्दीली आएगी। कोई इशारे भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब जब ये हुआ है तो गौर करते हैं तो नजर आ रहा है कि चूंकि ईरान की गिरफ्त जरा कमजोर पड़ रही थी, हमास और हिजबुल्लाह दोनों के ऊपर इसराइल ने काफी उनके ऊपर यानी बमबारी की है। और ये रूस की जो फौजें हैं वो भी किसी हद तक सीरिया से जा चुकी हैं, जो इनके एलाई थे दूसरे बशर अल असद के, क्योंकि यूक्रेन में उनको जरूरत थी अपने फौजियों की। तो एक लिहाज से ये पहले भी जंग से कमजोर हो चुके थे और इनके इत्तेहादी जो हैं दोनों बड़े वो भी नहीं थे। तो लगता ये है कि ऐसे में ये जो ग्रुप है, जो सुना है कि कोई 30,000 के करीब है, ये अल नुसरा ग्रुप होता था एक जमाने में, हैत तहरीर शाम। तो ये काफी यानी मजबूत ग्रुप है जो तुर्की का हमायत याफ्ता है। तो लगता है कि पूरे खित्ते में वाकई इसकी बहुत ज्यादा इसके इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एक तरफ तो ईरान के लिए ये लम्हा फिक्रिया है क्योंकि उनके एक बहुत बड़ा सपोर्टर इस खित्ते से निकल गया, दूसरा रूस के लिए भी है, लेकिन मेरा ख्याल है इसराइल के लिए सबसे बड़ी बात हुई है, क्योंकि सॉरी, इसराइल जो है वो पहले ही गोलान हाइट्स की तरफ आपको पता पेशकदमी कर रहा था। अब वो शह पकड़ के शायद वो मजीद गोलान हाइट्स में तो उसका कब्जा तो था, लेकिन थोड़ा और वो कंसोलिडेट कर रहा था और आगे जा रहा था। तो लगता ये है कि इसराइल जो है वो जिसे कहते हैं ना, वो अपना एक ग्रेटर इसराइल जो बनाना चाह रहा है उसकी तरफ उसको एक मौका मिल गया है। दूसरी तरफ बहुत सारी और जो इलाके में रजीम्स हैं जो एक लिहाज से ताकत के जोर पर ही हैं बरसरे इक़्तिदार, उनके लिए भी थोड़ा खतरा होगा कि भाई ये अगर इस तरह कोई ग्रुप निकल आते हैं और वो तख्ता उलट देते हैं तो काफी मेरे ख्याल में खित्ते के लिए ये इसके अंदर मुज़मिरात जो हैं वो पोशीदा नजर आ रहे हैं। साहब, आपने अहम नुक्ता उठाया, गोलान हाइट्स की आपने बात की। जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक्स पे पोस्ट भी आया, कल भी आया। वो इस हवाले से अपनी जो ख्यालात उनका इजहार कर रहे हैं एक्स के फोरम के तवस्सुत से। आपकी क्या राय है? वो कह रहे हैं कि हम सीरिया में स्टेबिलिटी चाहते हैं और हमारा वॉर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा कि रशिया और ईरान जो है वो सपोर्ट उनकी उन्हें हासिल थी बशार अल असद साहब को, लेकिन जाहिर बात है यूक्रेन रशियन वॉर की वजह से वो गालिबन रशिया की सपोर्ट ना रही। ईरान खुद इसराइल के साथ जो है वो एक तरह से वॉर फेज में है, हमले एक दूसरे पे कर चुके हैं। अमेरिका के रोल को किस तरह देखते हैं? ये जो इक़्तिदार 50 साल इक़्तिदार थे, इनके वालिद साहब 29 साल जो है वो शाम में इक़्तिदार में रहे, हाफिज अल असद, और अब इनके फर्जंद ये 24 साल रहे। इस तब्दीली में अमेरिका के किरदार को आप किस तरह देखते हैं? अमेरिका तो ये बात सही है कि वो जंग में शरीक नहीं होना चाहेंगे, इसमें तो कोई मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ी बार कहा है। लेकिन ये जरूर है कि इसराइल को ये मौका पाते देखकर वो इसराइल की हमायत बढ़ा देंगे, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि ये इसराइल के लिए बेहतर है। देखिए, ये याद रखिए कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इसराइल का जो एक ग्रेटर इसराइल बनाने का ख्वाब है जी, वो उसकी तरफ वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और उस पे अमेरिका ने कभी उनको रोका नहीं, उनका हाथ। और वो मेरे ख्याल में उनके लिए अगर सीरिया के अंदर से एक उनके लिए जो अपोजिशन थी बड़ी शदीद किस्म की
ईरान के साथ उनका गठजोड़ भी था वो ख़त्म होता है, तो इसराइल जो है उसके लिए यकीनन ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त नज़र आ रही है मुझे। और जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, वो मैं यही समझता हूँ कि वो इसराइल की हमायत जारी रखेंगे, इसके बाद भी खुद भले ना आए लेकिन यकीनन वो उसकी हमायत जारी रखेंगे। अच्छा सर, एक और नुक्ता आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि सीरिया में इनकी रजीम थी और इनके इक़्तिदार पे गिरफ्त मजबूत थी, अब वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और आपने जैसे कहा है कि मुख्तलिफ ग्रोह पर मुश्तमिल जो ऑर्गेनाइजेशन है हैत अल तहरीर अल शाम, वो अब इस वक्त कंट्रोल उन्होंने संभाला है। जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उन्हें भी कहा है शाम के कि आप जब तक से नया बुरी सेटअप नहीं आता आप मामलाते जो मुमलिकत है उनको चलाएं। आप आने वाले दिनों में शाम में कितनी इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास लिबिया की मिसाल है, हमारे पास यमन की मिसाल है, हमारे पास इराक की मिसाल है कि वहां पर जब जो एस्टैब्लिश रिजीम्स गई उसके बाद वो इंस्टेबिलिटी का शिकार रहे। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है शाम के लिए भी और मशरिक़ वस्ता के लिए भी। जो दोहा फोरम है उसमें भी जो उनका भी एलामिया सामने आया है जिसपे सऊदी अरब, ईरान और दीगर तुर्किया समेत दीगर अहम ममालिक शामिल थे, उन्होंने भी कहा है कि ये कुछ स्टेबिलिटी लाने के लिए कोई पेशरफ्त होनी चाहिए, वगरना खित्ता जो है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है। शाम के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस बात से मुतफिक हूँ कि ये पूरे खित्ते के लिए इसके अंदर मुज़मिरात हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि अभी बहुत जल्दी है कहना, लेकिन अभी तक के जो इक़दामात उन्होंने उठाए हैं, जो ऐलानात किए हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हम अक़लियतों के ख़िलाफ़ उस तरह एक्शन नहीं लेंगे, या ये है कि उन्होंने वज़ीर आज़म को कायम रखा, इसका मतलब ये कि वो अफरा तफरी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज़रा एक लोग पुरअमन रहें। अगरचे खबरें ये आ रही हैं कि हज़ारों लोग जा रहे हैं लेबनान की तरफ, लेकिन वो मेरे ख्याल में वो थे जो बशर अल असद की रजीम के साथ बहुत करीबी थे। अगर ये इनको मिसहैंडल ना करें तो शायद ये लिबिया और इराक से मुख्तलिफ कहानी बन जाए यहाँ पे, क्योंकि सीरियन जो लोग हैं बड़े मॉडर्न हैं, बड़े यानी एक लिहाज से बड़ी उन्होंने तकलीफें भी सही हैं, तो वो स्टेबिलिटी तो देखना चाहेंगे उनके यहाँ। और जितना कि इन्होंने जुल्म भी कर रखा था, एक डिक्टेटोरियल रजीम थी, इतनी पॉलिटिकल अपोजिशन को सप्रेस किया हुआ था, तो एक लिहाज से उनके पास एक बड़ा ही नादिर मौका है। लेकिन अनारकी नहीं होनी चाहिए, अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी अपने सरकारी बयान में यही कहना चाहिए कि हम चाहेंगे कि ये इक़्तिदार पुरअमन हो और ये आगे से जमहूरियत का रास्ता लें, ताकि खून खराबा ना हो। बहुत इस खित्ते में खून बह चुका, तो ये मेरे ख्याल में इनके लिए बड़ा अहम होगा। इम्तिहान है जोलानी साहब के लिए और उनके वज़ीर आज़म जो अभी पहले से हैं कि वो पुरअमन रहें, और लगता ये है कि उनके बयानात कम अज़ कम इसी किस्म के नजर आ। लास्ट में सर, जो पैलेस्टीन, गजा और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है उसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा, ये जो चेंज आया है सीरिया में लास्ट में? देखिए, सीरिया बहुत ही बड़ा सपोर्टर था पैलेस्टीनियन कॉज का, और इसराइल का भी एक बहुत बड़ा मुखालिफ था, मुकाबला था सब। पिछले दिनों जब वाक़यात सारे हो रहे थे तो सीरिया कुछ कर नहीं सका, तो मैंने कुछ लोगों से पूछा भी जो सीरिया में हमारे एम्बेसडर थे रह के आए, तो उन्होंने कहा कि वो इतना कमजोर हो गई है उसकी हुकूमत, और रेबल्स भी बहुत ज्यादा, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया। तो मुझे तो यही नजर आ रहा है कि जो इसराइल के लिए जरा फील्ड डे मिल गया है, फलस्तीनियों के लिए को बहुत अच्छी खबर है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा। हम कर रहे थे व्यूअर्स, अहम आलमी इशू है और मशरक़ वस्ता के हवाले से इस पर हम नजर रखेंगे। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा वक्फा, तो हमारे साथ रहिए, वक्फा ले लीजिए। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक
जिनसी तशद्दुद के खिलाफ और जो तफरीक होती है उसके खिलाफ, और इसके साथ साथ यकसां तरक्की के मौके के हवाले से 60 डेज ऑफ एक्टिविज्म के तौर पर मनाया जाता है। और इस साल का मौजू है यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स। इस तनाजर में हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है ऑनरेबल फौजिया वकार साहबा ने। आप ओम्बड्समैन पर्सन है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट। बहुत शुक्रिया पीटीवी के प्रोग्राम सच तो में आने का। फौजी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि ये जो 16 दिन के तौर पे मनाए जाते हैं, इसका जो थीम है, इस हवाले से आप लोगों का इदारा क्या काम करता है, और जो पाकिस्तान के इस वक्त ग्लोबल जेंडर गैप में पोजीशनिंग है 145वीं या 46वीं, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? जी शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। ये आपने जैसे कहा एक 16 दिन की मुहिम है, ये एक बैनुल-अक़वामी मुहिम है और इसका मकसद ये नहीं है कि इन 16 दिनों में हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करके ख़त्म कर दें, बट ये एक फ़ोकस लेके आती है वापस, ताकि जो बाकी 350 या जितने भी 54 दिन रहते हैं उनमें हम वो काम करें, सो दैट वी कैन नॉट ओनली यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बट ऑल्सो टेक कंसर्टेड मेजर्स। इसी सिलसिले की एक कड़ी ऑफ कोर्स हरासमेंट एट द वर्क प्लेस भी है। हरासमेंट इन पब्लिक प्लेसेस, हरासमेंट एट द वर्क प्लेस ऑल्सो। तो हरासमेंट इन पब्लिक प्लेसेस तो पुलिस उसकी कॉग्निसेंस लेती है, वो एक जुर्म है, सेक्शन 509 लगता है कानून का उसके ऊपर। काम की जगह पे हरासियत जो होती है वो एक मज़ीद मुश्किल मसला बन जाता है, क्योंकि अगर कोई ख़ातून या कोई भी इंसान उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है तो रिटेलिएशन में उसकी नौकरी जाती है। और अब हमारी ज़्यादातर मुलाजमत इतनी इनफॉर्मल हो चुकी हुई है और कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो या दिए नहीं जाते हैं या इतने आर्बिट्ररी होते हैं कि जिसका दिल चाहे जब निकाल सके। तो इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी है कि काम की जगह पे हरासगी को ख़त्म किया जाए। इसके लिए एक बाकायदा कानून बना था 2010 में, और जो हमारा इदारा है जो कि वफाकी मोतसिब का इदारा है बराए इंसदाद हरासियत, वो स्पेसिफ़िकली इस काम के लिए है कि वो काम की जगह पे चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो या ट्रांसजेंडर्ड पर्सन हो, उसके ख़िलाफ़ हरासियत को ख़त्म करे। साथ ही साथ क्योंकि आपने मुझे पूछा तो एक और जो इस्तेसाल का तरीक़ेकार है वो है डिनाइल ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। यस, ये बड़ा अहम नुक्ता है जी। वो ख़वातीन को जो है विरासत में बिल्कुल हिस्सा ही नहीं दिया जाता, विरासत में भी हिस्सा नहीं दिया जाता, और उनकी जो मुआशी इस्तेहकाम है वो बिल्कुल नहीं है। हमें पूरी दुनिया में कम है, अगर आप बाकी दुनिया के भी स्टेटिस्टिक्स देखें तो कम है, मगर यहाँ पे खसूसन कम है क्योंकि विरासत में भी नहीं मिलता। तो उसके लिए फिर कानून 2020 में आया था, और उस कानून के तहत हमारा इदारा, यह हुकूमत का एक इदारा है और वफाक के लेवल पे ऑपरेट करता है। ये खसूसन ख़वातीन को ये लॉ ख़वातीन के लिए, ख़वातीन को उनका चाहे विरासती हक़ हो चाहे अपना बनाई हुई जायदाद हो, उसका हक़ दिलाता है कम से कम टाइम में और एक बड़े अच्छे जेंडर फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर। ये जो अब थीम है यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, पाकिस्तान का जो मैंने कहा ग्लोबल जेंडर गैप में पोजीशनिंग है, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? 145 है या 146 है? जी, अफसोस की बात यह है कि पिछले मेरे ख्याल से 6-7 साल से पाकिस्तान नीचे के 3 नंबरों पे आ रहा है। ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता है। अच्छा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 4 तरह के आदाद लेता है 4 एरियाज़ में। एक जिसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है, फिर हेल्थ है, एजुकेशन है और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी कि मुआशी जो उनकी इस्तेहकाम है उसके लिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस साल 146वें में से 145वें नंबर पे आया है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारा जो ख़वातीन की मुआशी हालत है, दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर वेयर वी आर लैगिंग। पॉलिटिकल में हम थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं, तो इस नंबर को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़वातीन के मुआशी इस्तेहकाम पे काम किया जाए, और उसके साथ जो जुड़ी हुई बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि अगर एक औरत पे जिस्मानी भी तशद्दुद होता है तो उसकी माशी हालत जो है वो इम्पैक्ट होती है, वो अगले दिन या काम पे नहीं जा सकती है या उसके ज़हनी दबाव की वजह से काम की जो परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्ट होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों पे काम किया जाए, और जब हमारी ख़वातीन की इकनॉमिक एम्पावरमेंट होगी तो हमारे नंबर्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब आप लोग जो है इस मतलब पाकिस्तान की पोजीशन को बेहतर करने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं? विमेन पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी आप इंगेज करते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी लूप में लेते हैं, ताकि जो आपकी आवाज़ है उसमें हम आवाज़ होकर ये बात पाकिस्तान की तूल अर्ज़ में फैले? बिल्कुल जी, ये तो काम सबका मिलजुल के करने वाला है। वी हैव टू यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। उसके बगैर तो हो नहीं सकता, जिसके लिए हमारा फोकस बहुत ज़्यादा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात का पता चले और वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकें, चाहे वो हरासियत के ख़िलाफ़ है, चाहे वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट या प्रॉपर्टी राइट्स के लिए वो करें। पार्लियामेंटेरियंस का बहुत बड़ा सपोर्ट होती है।
मगर उनकी सपोर्ट ज़्यादा कानून बनाने में होती है। Okay. और उन्होंने 2010 में कानून बनाया हरासियत के ख़िलाफ़, 2022 में उसको बहुत स्ट्रेंथन किया, और उस स्ट्रेंथन करने की वजह से स्टूडेंट्स, नॉन फॉर्मल जो लेबर है वो उसके अंदर आ गया, डोमेस्टिक वर्कर्स उसके अंदर आ गए, और बहुत सारे और परफॉर्मर्स उसके अंदर आ गए। तो जो लॉ में गैप्स थे वो एड्रेस हो गए उसकी वजह से। और साथ ही साथ 2020 में ही इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस ने फिर एक और, जो आपको मैंने बताया, प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, अभी हम उनके पास बार बार जाते हैं ताकि अपने हलकों में भी आवाज़ उठाएं, या अगर लॉ में कोई गैप्स रह जाते हैं तो उसके लिए। इसमें मैडम कतई के लिए माजरत, कानून तो पाकिस्तान में बहुत से हैं, असल मसला उनकी अमलदारी का है, इम्प्लीमेंटेशन का है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मेरे ख्याल से एक कानून की इम्प्लीमेंटेशन की राह में जो एक बड़ी रुकावट होती है वो इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस का ना होना होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूशंस को इफेक्टिव बनाया जाए। वो इफेक्टिव बनाने के लिए selecting the right person, resourcing the institution, and then making sure that it performs its functions that it's supposed to do. ये अगर आप कर देते हैं तो मेरे ख्याल से अमलदारी काफ़ी आसान हो जाती है। मगर साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग अपनी आवाज़ उठाएं, और उस आवाज़ को उठाने के लिए, या उन ऐसे ख़वातीन को या किसी को भी सपोर्ट करने के लिए, मार्जिनलाइज लोग हैं, बहुत ज़रूरी है कि उनके जो माइंडसेट चेंज है उसके ऊपर काम किया जाए, अवेयरनेस दी जाए और माइंडसेट चेंज के लिए ऊपर काम किया जाए। स्कूल से लेके बताया जाए कि 50% के लगभग आबादी ख़वातीन की है। 50% से ज़्यादा है ग़ालिबन पाकिस्तान की। पाकिस्तान इज़ एन अनॉमली, क्योंकि नॉर्मली मुल्कों में ख़वातीन की आबादी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। 51% होती है, हमारी अनफॉर्चुनेटली अ लिटिल ओवर 49% है, विच मीन्स कि समवेयर सेक्स सिलेक्शन हो रही है पैदाइश के वक्त। बच्चियों को इंडिया में हम बहुत सुनते थे फेमिसाइड का, कि ये बच्चियां मार दी जाती थी पैदाइश से पहले। अभी भी पाकिस्तान में बहुत इलाकों में जब पता चलता है कि एक से ज़्यादा बच्ची हो रही है तो बच्चे की ख्वाहिश में फिर वो उसको अबॉर्ट करा। पाकिस्तान में 49% है। आपका इदारा इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, आगाही के लिए कितना फोर्सफुली जो है वो काम कर रहा है? मतलब बस स्टॉप से ठीक, आपका इदारा एक स्पेशल बना है, आप वफाकी मोहतसिब हैं, तो अपनी कारकर्दगी क्या खुद एहतसाबी करेंगी आप बैठकर? आपके पास इसलिए आई हुई हूँ आज शाम के वक्त, ताकि इस पे बात हो सके। और बहुत ज़्यादा हम आउटरीच हमारी यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, हर वक्त हमारी कोशिश होती है कि पर्सनली जाके भी, सोशल मीडिया के ज़रिए और बाकी कैंपेन्स के ज़रिए लोगों तक पहुँचे, दूर दराज इलाकों में भी और जो बड़े सिटीज़ हैं उनके अंदर भी। आपके इदारे से रजू करना हो अगर किसी खातून ने या कंप्लेनेंट ने, तो उसके लिए बराह रास्त आना पड़ता है? पाकिस्तान के चंद शहरों में आपके दफातर है, कैसे आउटरीच करना होगा? हमारे दफातर तमाम सूबों में और तमाम सारे सूबों के जो कैपिटल सिटीज़ हैं, कराची, लाहौर, पेशावर, यहाँ इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट है, और कोयटा ये हैं। मुल्तान में एक सैटेलाइट ऑफिस है, मगर ख़ुद आने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। एक हमने हेल्पलाइन बनाई हुई है 0344 367 367, उसमें कॉल करके आप कोई भी खातून या कोई भी इंसान, ट्रांसजेंडर्ड पर्सन, मेल, कंप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन, देखिए काम की जगह हरासियत है तो कोई थोड़ी बहुत फहम, शायद मेरे ख्याल से लिटरेसी भी होगी इन मैनी प्लेसेस। तो अगर ऑनलाइन जाके एक सादा 2 लाइनों में भी कंप्लेंट अगर कोई लिख दे, उर्दू में, इंग्लिश में, जिसमें मर्जी ज़बान में लिखें, उसके बाद हम खुद रजू करके उनको। और उन शिकायत में कितनी जो है वो हल हो चुकी हैं? उसका रेट क्या है? बिल्कुल जी, हमारा पिछले साल का 85% रेजोल्यूशन थी इन 1 ईयर। एंड माइंड यू कि जो प्रॉपर्टी के मिसाल के तौर पे जो केसेस होते हैं उनको ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। आपको पता ही है कि इस वक्त कहते हैं कि जी 72 कम से कम विजिट्स लगते हैं टू द कोर्ट्स for a person to get their property dispute resolved. Or which means sometimes it can take up to 30 years to resolve a property dispute. हमारे पास 90 डेज का टाइम है। हम कोशिश करते हैं कि उसमें हो जाए, मगर बिकॉज वो रिप्रेजेंटेशन भी है, अपील में भी जा सकते हैं, तो जल्दी 1 साल के अंदर अंदर हमारे केसेस सॉल्व हो जाते हैं, कई दफ़ा तो बहुत जल्दी। चलिए, बहुत अच्छा। और टुवर्ड्स द एंड से लास्ट क्वेश्चन ये है कि हर साल का एक अपना बेंचमार्क होता है, तो ये तो 16 दिन जो है 10 दिसंबर को ख़त्म हो रहे हैं। क्या 1 ईयर का अगर रेजोल्यूशन पूछूं 2025 में, जब 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म होगा, तो कोई बेंचमार्क है, कोई बड़ी हदफ जो आपके जहन में हो? देखिए जी, मेरा बेंचमार्क तो, क्योंकि मैंने 1.5 साल पहले ज्वाइन किया है, वो सबसे बड़ा तो ये था कि इदारे को मजबूत किया जाए। कॉम्पिटेंट टीम्स, इमीडिएट जो भी कोई कॉल करे तो उसको इंस्टेंटली सुना जाए, और नंबर्स हमारे बढ़ें। ऑल्दो नंबर्स का बढ़ना अच्छा नहीं समझा जाता, मगर
क्योंकि हरासमेंट हर जगह पे हो रही है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि नंबर्स बढ़े हमारे. ओके, सो वी हैव दैट. चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फौजिया वकार साहब फॉर मेकिंग इट टू व्यूअर्स. एक अहम मौजू था, इसलिए हम इसको हाईलाइट किया कि जहां हम मुल्की सियासत, उमूर खारजा, मुल्की मईशत और दीगर अहम मामलात पे गुफ्तगू करते हैं, वहीं ये भी बड़ा अहम इशू है. और जैसे हमने प्रोग्राम के इसके इब्तदाई में कहा कि हमें रोकना होगा तशद्दुद को ख़वातीन के ख़िलाफ़, बच्चियों के ख़िलाफ़, और उसके लिए मर्दों ने भी वही कलीदी किरदार अदा करना होगा जो ख़वातीन कर रही हैं. इसमें कोई अलग-अलग जैसे कहते हैं अपने कंपार्टमेंट्स में बैठ के नहीं सोचना होगा, बट एज ए होल, एज ए सोसाइटी हमें थिंक करना होगा. प्रोग्राम सच तो में आपको ये नशिस्त कैसे लगी, अपने फीडबैक दीजिएगा. अगले वीकेंड तक, अगले जुम्मे तक मुझे सैयद उमरुल हसन और सच तो की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. अल्लाह ने के बाद. दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त.